नमस्कार साथियों, दिलीवर लॉ में आपका स्वागत है। हमने 436 तक कल पढ़ लिया था। 436 कहती थी जमानतीय मामलों में जमानत। तो जमानतीय मामलों में या तो न्यायालय जमानत पर छोड़ सकेगा या पुलिस अधिकारी जमानत पर छोड़ देगा। 436 हेडिंग इंपॉर्टेंट है। कौन जमानत पर छोड़ सकता है? न्यायालय और पुलिस अधिकारी दोनों जमानत पर छोड़ सकते हैं, या तो न्यायालय छोड़ेगा या पुलिस अधिकारी। 436 ए हेडिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि कोई व्यक्ति अगर अन्वेषण जांच विचारण के दौरान निरुद्ध रखा गया तो अगर उसका जजमेंट नहीं आता है तो कितने समय तक उसको निरुद्ध रखा जा सकता है। इसके लिए आपको सीधा सीधा देखना होगा कि जिस अपराध के लिए उस पर आरोप लगाए गए हैं उस अपराध के लिए मैक्सिमम सजा है उसकी अगर आधी उसने भुगत ली है और वो जमानत देना चाहता है तो उसको छोड़ दो। पर उस स्टेज पे भी उसने जमानत की डिमांड नहीं करी, आपने भी नहीं छोड़ा, तो जितनी सजा मैक्सिमम हो सकती है कि चोरी का अपराध है 3 साल सजा, तो 3 साल तक अगर उसने भुगत ली है तो आपको छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। तो देख ले, उस अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम दंड की अवधि से अधिक दंड अवधि तक उसको निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। ठीक है। जमानतीय अपराध की दशा में जमानत कब ली जाएगी, कल यहां पढ़ रहे थे और मैंने क्लास को रोक दिया था। अच्छा, आज भी मैं हिंदी के क्लास नहीं ले सका, क्षमा चाहता हूँ। हल्दी मेहंदी का कार्यक्रम था, दिन भर उसी में निकल गया, समय नहीं मिल पाता। एक शादी वाले घर में जब आपके भाई की शादी होती है, जिम्मेदारी आप समझते हो, वैसा ही मेरे साथ हो जाता है कि मेरा बहुत मन है कि आप लोगों के लिए करूं, पर 26 तारीख तक बहुत व्यस्त कार्यक्रम हो पाता है, समय निकालना बहुत मुश्किल हो जा पाता है। 27 को मैं अपने मेन जगह पर पहुंच जाऊंगा, तो वहां से मैं सारी चीजें प्रॉपरली चालू हो जाएगी। टेस्ट सीरीज को लेके अभी मैं मैसेज डलवा दूंगा। एक्चुअल मेरा ऐप रिव्यू में है, गूगल प्ले स्टोर ऐप को रिव्यू कर रहा है, 24 घंटे का उन्होंने टाइम लिया है, तो वो जैसे ओके हो जाता है मैं टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि हमारी तरफ से क्वेश्चन पेपर्स बने बनाए तैयार हैं, बस अपलोड करना है। जैसे ही ऐप प्ले स्टोर पर वर्किंग करना शुरू कर देता है। तो अजमानती अपराध की दशा में कब जमानत ली जाएगी, इसको समझना कि अजमानती अपराध है, अपराध अजमानती है। जमानती है कहाँ देखेंगे, आपको सीआरपीसी के पीछे शेड्यूल फर्स्ट दे रखा है, प्रत्येक अपराध के बारे में लिख रहा है जमानती है, जमानती है, संज्ञेय असंज्ञेय, किस कोर्ट के द्वारा ट्राइबल है, ये तीनों चीजें उसमें मेंशन कर रखी प्रत्येक अपराध के बारे में। तो अगर अजमानती अपराध है तो या तो न्यायालय या पुलिस थाने का बार साधक अधिकारी जब उसे हाई कोर्ट और सेशन न्यायालय से भिन्न किसी भी न्यायालय के समक्ष लाता है, तो पहली बात तो कि 437 किस पर लागू नहीं होती, तो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट पर बिल्कुल लागू नहीं होती। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि हाई कोर्ट सेशन कोर्ट पर यह धारा लागू नहीं होती, वो किसी को भी जमानत पर छोड़ सकता है। उसके अलावा कि अगर अजमानती अपराध का अभियोग है और पुलिस थाने का बार साधक अधिकारी वारंट के बिना किसी व्यक्ति को निरुद्ध करके और हाई कोर्ट सेशन कोर्ट न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष लाता है, मतलब हाई कोर्ट सेशन कोर्ट के अलावा अन्य किसी न्यायालय के भी समक्ष लाता है, तो वो जमानत पर छोड़ सकता है। तो पावर दे रखा है कि हाई कोर्ट सेशन कोर्ट के अलावा भी कोई भी न्यायालय जमानत पर छोड़ सकता है, पर किंतु किन किन को नहीं छोड़ना। एक तो अगर उस अपराध के लिए मृत्युदंड है या आजीवन कारावास है, उन लोगों को मत छोड़ना। दूसरा, मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 7 वर्ष से अधिक का है, तो टोटल 7 वर्ष से अधिक प्लस मृत्युदंड आजीवन कारावास, इससे के लिए पहले दोष सिद्ध हो चुका है और वापस उसी कैटेगरी का किसी अपराध के लिए दोबारा दोष सिद्ध हुआ है। तीसरा, कोई दो बार दोष सिद्ध हो चुका है, किसके लिए, 3 वर्ष से 7 वर्ष तक के कारावास के लिए, 3 to 7 ईयर के लिए, 2 टाइम ऑलरेडी कन्विक्टेड, 2 बार दोष सिद्ध हो चुका है, तो उनको नहीं छोड़ा जाएगा। क्या क्या बाउंडेशन लगाई कि हाई कोर्ट सेशन कोर्ट पे तो ये धारा लागू नहीं हो रहा, 437 का फर्स्ट क्लोज कोई सा लागू नहीं होगा, वो तो किसी को भी छोड़ सकता है। उनके अलावा किसी न्यायालय के समक्ष किसी अभियुक्त को लाया जाता है और अभियुक्त पर अगर मृत्यु, आजीवन कारावास दोनों से दंडनीय अपराध है तो उसको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। फिर कहता है मृत्यु, आजीवन कारावास, 7 वर्ष से अधिक का कारावास के लिए दोष सिद्ध हो चुका है या 3 वर्ष से 7 वर्ष के बीच की अवधि के कारावास से दंडनीय कोई संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय शब्द को भी देखना, संज्ञेय अपराध है तो दो या दो से अधिक अवसरों पर दोष सिद्ध हो गया तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा। पर
अगर ऊपर वाले दोनों क्लोज में आने वाले व्यक्ति कोई 16 साल से कम आयु का, कोई स्त्री, कोई रोगी या शिथिलांग व्यक्ति है तो छोड़ देंगे। भले ही इन दोनों कैटेगरी में आता है, पर अगर कोई महिला है, 16 वर्ष से कम आयु का है, रोगी, शिथिलांग है, उसको छोड़ देंगे। परंतु यह और भी कि न्यायालय यह निर्देश दे सकेगा कि जिस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जाता है, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि कोई अन्य कारण कि ये तो न्यायालय को लगता है कि नहीं छोड़ना चाहिए, तो वो मना कर सकता है छोड़ने से। किसमें? इस पोर्शन में। ठीक है, ये चीजें भी छोड़ दो, कोई काम की नहीं है। इसके बाद आप देखना छठे क्लोज पे आ जाओ। ये सारी चीजें कोई काम की नहीं है हमारे। हालांकि रीड आउट करने वाली धारा छठा क्लोज देखना कि अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा ट्रायल किया गया और साक्ष्य के लिए जो फर्स्ट डेट थी उससे 60 डेज में अगर एविडेंस सेक्शन पूरा नहीं होता है तो ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, मजिस्ट्रेट कोर्ट प्रथम साक्ष्य से 60 दिन के अंदर विचारण पूरा नहीं होता है तो ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। क्लियर है? बाकी चीजें आप इग्नोर कर सकते हो, रीड आउट करो तो एक बार कर लेना। बहुत अच्छी धारा है, अजमानतीय मामलों में जमानत का प्रोविजन कहाँ किया गया। 437A आरजीएफ 2018 के प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन था। हेडिंग पूछी थी वहां से कि अभियुक्त को अगले अपील न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के लिए जमानत का प्रोविजन कहाँ किया गया? 437A में। कि जब किसी मामले में जजमेंट सुनाना है और उससे पहले लगता है कि इस मामले के जजमेंट सुनाने के बाद अपील होगी, तो अपील न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए किसी व्यक्ति से एडवांस में ही बॉन्ड ले लिया जाता है। दोनों ही पार्टी से ले लेते हैं। जैसे कोर्ट को लगता है कि मैं ए व्यक्ति को कन्विक्टेड करूंगा, बी इसकी अपील करेगा, तो बी अपील करेगा तो ए को कोर्ट में अपील न्यायालय में पेश होना पड़ेगा, तो वो ए से बॉन्ड ले लेगा कि भविष्य में जब इसकी अपील होगी तो आप उपस्थित होना। और ऐसा बॉन्ड 6 माह तक यह प्रभावी रहता है। साधारण भाषा में समझ गई कि क्या प्रोविजन है? अपील न्यायालय में उपस्थित होने के लिए ट्रायल कोर्ट ही बॉन्ड ले लेता है कि अगर इसकी भविष्य में अपील की जाती है तो आप उस अपील के विरुद्ध, निर्णय के विरुद्ध जब भी अपील होगी तो अपील में अपना पक्ष रखने के लिए प्रतिभूति सहित जमानत दे के जाएं। और ऐसा जमानत एक बार जो बंद पत्र ले लिया गया है वो बंद पत्र 6 माह तक प्रभावी रहता है। 437A का टाइम पीरियड याद रखना। 438 गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के निर्देश। इसको बोला जाता है हिंदी में अग्रिम जमानत। कि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसको किसी अजमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा सकता, तो वो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। किस अपराध के लिए? कि अजमानती अपराध के लिए मेरे को गिरफ्तार किया जा सकता, मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए मुझे जबरदस्ती गिरफ्तार करवा सकते। ऐसे व्यक्ति को किसी को लगता है तो हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट के समक्ष आवेदन कर सकता है कि जब भी मुझे किसी अजमानती अपराध के लिए पकड़ा जाए तो मुझे जमानत पर छोड़ दिया जाए। और हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट ऐसे निर्देशों पर मामले को देखकर जमानत मंजूर कर देगा। पहले इंतरिम करेगा, उसके बाद फिर पीपी को, एसपी को, सबको उसमें पक्ष रखने के लिए बुलाएगा और जमानत पर छोड़ देगा। अंतिम सुनवाई के लिए 7 डे का नोटिस देते हैं। ये सब इसमें मेंशन किया हुआ है, ज्यादा कोई काम की चीज नहीं है। ठीक है, तो आपने ये रीड आउट कर लेना। ये पुराना हो सकता है, ये पीडीएफ पुरानी हो। 7 डे का नोटिस का भी प्रोविजन है। ठीक है, फाइनल सुनवाई पहले प्राइमरी स्टेज पे सुनते हैं, उसके बाद नोटिस इशू करके और फाइनल सुनवाई पे डिसाइड कर देते हैं अग्रिम जमानत देनी नहीं। मेन क्वेश्चन आपसे हेडिंग का आएगा 438 अग्रिम जमानत। दूसरा पूछेगा तो कौन दे सकता है? हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट दे सकता है। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन बनने के कोई चांस नहीं है। कोर्ट याद रखना है कि एक तो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट। 439 की अगर किसी ट्रायल कोर्ट ने आपकी जमानत को नामंजूर कर दिया तो आपके पास विकल्प है कि 439 में आप हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट में अपील लगा सकते हो। 2 कोर्ट है 439 में, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट की जमानत देने के बारे में सकती है। आपने किसी जेम्स सेकंड के सामने आपका मामला चल रहा था, जेम्स सेकंड ने आपका आपने बेल एप्लीकेशन लगाई, रिजेक्ट कर दी, तो यहां से आपका सीधा सा ऑप्शन है कि अब आप सेशन न्यायालय में अपील लगा सकते।
सेशन न्यायालय में जमानत की अर्जी लगा सकते हो। किस में लगती हो? 439 में। सेशन कोर्ट ने भी आपकी बेल की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। अब आपके पास हाई कोर्ट में जाने का ऑप्शन है 439 में, हाई कोर्ट में। तो ये जमानत के बारे में विशेष उपबंध है कि अगर हाई कोर्ट सेशन कोर्ट को ये लगता है कि 400, तो वो किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ सकता है। ऐसी जमानत पर छोड़ते वक्त शर्त अधिरोपित कर सकता है। यह शर्तें आप 437(3) में भी पढ़ोगे और यहाँ भी पढ़ोगे कि जब भी कोई व्यक्ति छोड़ता है तो उसको सशर्त जमानत पर छोड़ा जा सकता है। पर 429 की एप्लीकेशन लगाने के लिए मोस्टली प्रोबेबल चीज ये है कि उसी व्यक्ति को छोड़ा जाएगा जो ऑलरेडी कस्टडी में है। 439 में अभियुक्त का अभिरक्षा में होना बहुत जरूरी है। दोबारा सुन लेना क्या कि 439 में अभियुक्त अभिरक्षा में है तो ही वो बेल के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है। सेशन न्यायालय हाई कोर्ट को जमानत देने, जमानत खारिज करने दोनों प्रकार के अधिकार है। वो जमानत दे भी सकता है, जमानत को खारिज भी कर सकता है। क्लियर है कि अगर किसी व्यक्ति को जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने जमानत दे दी तो सामने वाला पक्षकार जो उसकी जमानत का विरोध कर रहा था वो सेशन न्यायालय में जाके उसकी जमानत खारिज भी करवा सकता है। 439 में दोनों विकल्प है। ठीक है, आप मर्डर भी कर सकते हो, प्रतिरक्षा भी कर सकते हो। समझ गए? तलवार को कैसे भी यूज करो, चाहे प्रतिरक्षा में या मर्डर करने में। 440 बंद पत्र की रकम और उसको घटाना। तो ये जब कभी भी इस अध्याय के अधीन कोई बंद पत्र लिया जाएगा, बॉन्ड लिया जाएगा जमानत का, तो उसकी रकम को बढ़ाने और घटाने के लिए हाईकोर्ट और सेशन न्यायालय को अथोराइज कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाईकोर्ट सेशन न्यायाधीश कभी भी बंद पत्र की रकम को घटा सकेगा। 441 हेडिंग देख लेना, अंदर मत पढ़ना। 441 से हेडिंग देख लेना, प्रतिभू द्वारा गोपना। मैं एक अभियुक्त हूं और मेरी जमानत के लिए, ये मैं अभियुक्त हूं, ए मेरा नाम है, मेरी जमानत के लिए दो व्यक्ति आए, बी और सी। ये दोनों ने मेरे अलावा और कितने व्यक्तियों की जमानत दे रखी, इसके लिए इनको गोपना करनी पड़ेगी 441 ए में, कि ये गोपना करेंगे कि कितने व्यक्तियों के लिए वो प्रतिभू हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोर्ट में 2-4 व्यक्ति यही काम करते हैं कि सबकी जमानत देते हैं और जमानत के बदले में वो पैसे ले लेते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को ये घोषणा करनी पड़ेगी कि वो मेरे अलावा और कितने व्यक्तियों के लिए गारंटर बना हुआ है। ठीक है, जो ही बंद पत्र बॉन्ड निष्पादित हो जाता है उसको अभिरक्षा से उन्मोचित कर दिया जाएगा। 442 हेडिंग देख लेना। 443 जब पहले से ली जमानत अपर्याप्त है तो पर्याप्त जमानत लेने का निर्देश दे देगा, खारिज कर देना। 444 देखना, प्रतिभूओं का उन्मोचन, वेरी इंपोर्टेंट है, इसकी हेडिंग याद रखना। 441 तो प्रतिभू जो मेरा गारंटर है, जो बी और सी मेरे गारंटर थे, वो कभी भी उनको लगता है कि मैं उपस्थित नहीं होऊंगा और मेरे पे विश्वास नहीं रहे तो कोर्ट को निवेदन कर सकते हैं कि सर जिस व्यक्ति के लिए हम जमानत दे के गए थे अब हमें विश्वास नहीं है, वो भाग सकता है, तो हम अपने प्रतिभू से उन्मोचित होना चाहते हैं। तो उनका आवेदन आने के बाद मजिस्ट्रेट उनके आवेदन पर सुनवाई करेगा और सबसे पहले क्या करेगा कि जिस व्यक्ति के लिए तुम गारंटर हो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी का वारंट जारी करके उसको कोर्ट में बुलवाएगा। तो कोर्ट में बुलाने के बाद आप लोगों की जमानत से आपको फ्री कर देगा। जब तक अपराधी पकड़ के कोर्ट में नहीं लाया जाता तब तक आपके प्रतिभूओं का उन्मोचन नहीं किया जाता। 444 के बाद ऐसा हो जाता है ना कई बार कि आप अपराधी से कह गए फरार हो जाओ, हम तो एप्लीकेशन लगा रहे हैं उन्मोचन की, तो आप तो इधर उन्मोचित हो जाओ, अपराधी फरार हो जाए, तो दोनों तरफ से ही गया कोर्ट, है ना। कि तो उस प्रकार का मैनेजमेंट है यहाँ कि जब तक अभियुक्त गिरफ्तार होकर कोर्ट में हाजिर नहीं हो जाता तब तक प्रतिभू को उन्मोचित नहीं किया जाता। कई बार किसी व्यक्ति को मुचल के नहीं मिलते। एक मैं विशेष मामला देख रहा था, हरियाणा में था, हरियाणा HPSC का, मेरे कोई मित्र थे, उनके द्वारा मामला सुना था मैंने। तो वहाँ HPSC में बड़ा घोटाला हुआ था, जैसे RPSC में इन दिनों हो रहा। और वहां पर जिस व्यक्ति से जमानत मांगी तो एक प्रॉपर शहर बता दिया कि जयपुर शहर के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी के कागज जमानत के रूप में लगाने होंगे। अब मेरा जैसा व्यक्ति का जयपुर में कोई जानकार नहीं हो, मैं किसकी जमानत अपने को फ्री करने के लिए लगाऊं, तो वो ये कह सकता है कितनी प्रॉपर्टी के कागज चाहिए, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के कागज, तो मैं 1 करोड़ का सरकारी वचन पत्र देना चाहता हूं। मैं 1 करोड़ रुपए जमा करा के एक सरकारी वचन पत्र, प्रोमिजरी नोट बोलते हैं इंग्लिश में, वो जमा करा देता हूँ। आपको 1 करोड़ की गारंटी चाहिए ना प्लॉट की, प्लॉट मेरे पास नहीं है जयपुर में, पर मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, मैं सरकारी वचन पत्र खरीद के उसको जमा कर देता हूँ। तो कई बार बॉन्ड की जगह, मुचलके की जगह
पैसा जमा करवा कर सरकारी वचन पत्र बदले में जमा करवा दिया जाता है। प्रक्रिया जब बंद पत्र संप्रत हो जाए, जब आपका बॉन्ड, आपने किसी व्यक्ति की जमानत के लिए बॉन्ड दिया था और वो व्यक्ति फरार हो गया, उपस्थित नहीं होता है कोर्ट की द्वारा सुनवाई पर, तो उस अवस्था में क्या होगा आपका कि आपका बॉन्ड पत्र संप्रत हो जाएगा। फिर आपके खिलाफ एक नई प्रोसीजिंग कार्रवाइयां शुरू कर दी जाएगी कि आपके वो बंद पत्र की राशि के जुर्माने की वसूली की कार्रवाइयां चलेगी। इसको रीड आउट कर लेना भाई एक बार, है ना, ये क्रॉस लगाने की जगह एक बार रीड आउट कर लेना। हालांकि क्वेश्चन हेडिंग से बनेगा, अंदर से नहीं बनेगा। बता देता हूं इसमें क्या चीज होगी। बंद पत्र की साख्ती की वसूली जुर्माने की तरह की जाएगी। साख्ती वसूल नहीं की जा सकती तो 6 महीने का सिविल कारागार की ये बात करेगा। उसके अलावा बंद पत्र का प्रतिभू संपन्न होने से पूर्व मर जाता है तो उसकी संपत्ति दायित्व से निर्मुक्त हो जाएगी। जैसे मैं गारंटर था, अब मैं बंद पत्र फोरफिट होने से पहले मर गया तो मेरी संपत्ति ये लिखा हुआ, जो कोई प्रतिभू बंद पत्र के संपन्न होने से पूर्व मर जाता है तो उसकी संपदा बंद पत्र के बारे में सारे दायित्व से उन्मोचित हो जाती है। कि जब व्यक्ति नहीं रहा तो उसकी संपदा क्यों गारंटी देगी। ठीक है, तो ये देख लेना, ये सिंपल सा प्रोविजन है, रीड आउट करोगे पता हो जाएगा। रकम वसूल नहीं हो सकती बंद पत्र की तो साख्ती की तरह वसूल करो, नहीं हुई तो 6 माह का सिविल कारावास की बात करता है, देख लेना। 446 हेडिंग बहुत जरूरी है। बंद पत्र और जमानत पत्र को रद्द कर सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी मामले में हाजिर नहीं होता या कोई शर्त का उल्लंघन कर देता है तो दोनों ही मामलों में उसका बंद पत्र रद्द कर दिया जाएगा, जमानत रद्द कर दी जाएगी और वही सारी चीजें प्रोसीजर शुरू हो जाता है। हेडिंग यहाँ की इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट। अगर ना इस हेडिंग को यहाँ पूछा जा सकता है। 2000 कब का है ये जुड़ा हुआ प्रोविजन? 1980 का है। 447 छोड़ देना। अवैध के लिए बंद पत्र कोड निष्पादित करेगा तो अवैध के बदले में न्यायालय या अधिकारी उसके बदले में केवल प्रतिभू और प्रतिभू द्वारा निष्पादित बंद पत्र स्वीकार करेंगे। अगर अवैध व्यक्ति है तो उसके लिए उसके प्रतिभू ही बंद पत्र को निष्पादित करेंगे। ठीक है, चार सौ 446 में जब बंद पत्र का संपन्न हो जाता है तो उसके खिलाफ अपील, तो अगर मजिस्ट्रेट न्यायालय ने उसके संपन्न की घोषणा कर दी सेक्शन 446 में फोरफिट की कि ये बॉन्ड फोरफिट हो जाता है तो उसकी अपील आप सेशन में कर सकते हो। सेशन न्यायालय ने ऐसा आदेश किया है तो वह न्यायालय जहां ऐसे न्यायालय की आदेश अपील होती है, मतलब हाई कोर्ट में, तो बंद पत्र के संपन्न की अपील मजिस्ट्रेट कोर्ट की सेशन में, सेशन की जहां अपील होती है, सेशन की अपील हमेशा हाई कोर्ट में होती है तो हाई कोर्ट में हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाईकोर्ट सेशन न्यायालय किसी मजिस्ट्रेट को निर्देश दे सकते हैं कि उस रकम को उद्गृहित करे जो इसे हाईकोर्ट सेशन कोर्ट में हाजिर और उपस्थित होने के लिए किसी बंद पत्र में देती। कोई काम की नहीं है कि अगर हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट के सामने किसी बंद पत्र का संपन्न हो जाता है तो वो मजिस्ट्रेट को कह देंगे कि इस राशि को वसूल करो। वैसा ही है कि वो हाईकोर्ट मृत्युदंड देता था तो सेशन न्यायालय उसको एग्जीक्यूट कर रहा था। कल सेम प्रोविजन से कि अगर कोई बंद पत्र हाईकोर्ट या सेशन कोर्ट के समक्ष संप्रत हो जाता है तो मजिस्ट्रेट कोर्ट उसकी जुर्माने की वसूली करते। 451 देखना, विचारण के लंबित रहने तक संपत्ति की अभिरक्षा और वेनन के लिए आदेश। हेडिंग देख लेना, ये विचारण के लंबित रहने तक संपत्ति की अभिरक्षा और वेनन है। 452 कि विचारण समाप्त हो जाता है तो संपत्ति के वेनन के लिए कैसे आदेश किया जाएगा, तो 2 माह बाद उसको क्रियान्वयन किया जाएगा। जैसे भी विचारण की समाप्ति हो जाती तो संपत्ति का जो डिस्पोज ऑफ करना वो 2 महीने बाद किया जाता है, क्योंकि अगर मामला अपील में चल गया तो संपत्ति की यथास्थिति बनाई रखी जाती है। इसलिए यहां पर लिख रहा होगा कहीं भी कि 2 माह बाद ऐसे बॉन्ड को एग्जीक्यूट किया जाता है। दो माह तक, और जहां अपील की है तो वहां अपील का निपटारा होने तक उसको कार्यान्वित नहीं किया जाएगा। तो संपत्ति का डिस्पोज ऑफ 2 महीने बाद करना है, ट्रायल की समाप्ति के बाद भी। ठीक है, 453 कि अभियुक्त के पास मिले धन से निर्दोष क्रेता को संदाय। जैसे एक केस बताता हूं आपको कि
मैंने किसी से मोबाइल ले लिया, मैं ए नामक व्यक्ति हूं, मैंने बी नामक व्यक्ति से मोबाइल ले लिया। बी ने कहा सर मेरे पास बिल तो खो गया पर मेरा मोबाइल है, मैं गारंटी देता हूं और ये मेरी आईडी और ले लो, मैं आपको देता हूं। वो व्यक्ति किसी और की आईडी, अपनी आईडी में गलत नाम पते भरवा के मेरे को जेरोक्स पकड़ा के दे गया। मैंने उससे मोबाइल स्वाभाविक रूप में ले लिया, मैंने उससे 10,000 में लिया था। पता लगा ये क्या करके लाया था, सी के पास से ये व्यक्ति चोरी करके लाया था बी, और मेरे को 10,000 रुपए में मोबाइल बेच गया। अब कल पुलिस मेरे को पकड़ती है और जो नंबर ट्रेस करके IMEI नंबर ट्रेस करके मुझे पकड़ती है। मैंने तो पता नहीं था कि चोरी का मोबाइल है, मैंने 10,000 रुपए में खरीदा। असली होता, बिल साथ में होता तो भी मैं 10,000 रुपए में ही खरीदता। तो अगर कोई संपत्ति जो चोरी की थी, चोरी इसने की, चोरी इसके यहाँ से हुई, मुझे क्यों पकड़ना, मेरा क्यों नुकसान करना। तो यहाँ जो अभियुक्त के पास, इस व्यक्ति के पास 10,000 रुपए मिलते हैं तो उससे मैं निर्दोष कहता हूं, मुझे संदाई किया जाएगा। 453 ये प्रोविजन करती है। 454 छोड़ देना। 455 कि कोई अपमानजनक या अन्य सामग्री है जिसमें किसी व्यक्ति का, यहाँ अश्लील सामग्री, अश्लील साहित्य वगैरह आता है, कोई धार्मिक उन्माद वाली बात है, किसी का मान हानि होता है, नुकसान होता है, ऐसी चीजों को नष्ट कर देना है। ठीक है, ऐसी संपत्तियों को क्या करना है, नष्ट कर देना है। 456 स्थावर संपत्ति का कब्जा लौटाने का निर्देश देने के, किसी मामले में कोई व्यक्ति से आपराधिक बल प्रदर्शन, आपराधिक अभित्रास का उपयोग करके कोई संपत्ति छीन ली गई थी और न्यायालय को ने उस व्यक्ति को दोष सिद्ध कर दिया, तो जिस व्यक्ति को वो संपत्ति मिलनी चाहिए थी उस व्यक्ति तो कोई स्थावर संपत्ति का कब्जा लौटाने का निर्देश दे देगा। आदेश से 1 माह के दोष सिद्धि की तारीख से 1 माह के पश्चात नहीं किया जाएगा ऐसा आदेश। कौन सा आदेश, किसी व्यक्ति को लौटाने का। स्थावर संपत्ति से जिस व्यक्ति को बेकब्जा किया था उसको वापस संपत्ति लौटाने का आदेश कर देगा। दोष सिद्धि की तारीख से 1 माह से अंदर किया जाएगा, उसके पश्चात नहीं किया जाएगा। 457 न्यायालय अपने आप ही कर देता है किसकी संपत्ति। 457 की संपत्ति के अभिग्रहण पर पुलिस द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी ये बता रखा है। प्रोसेस इसमें से इतना सा देख लेना कि संपत्ति अभिग्रहण पर उसका हकदार अगर अज्ञात व्यक्ति है तो न्यायालय उद्घोष न कराएगा कि उसके संबंध में जो भी व्यक्ति संपत्ति पर दावा करना चाहते हैं वह हाजिर हो और 6 महीने के अंदर अपने दावे सिद्ध करे। तो संपत्ति का मालिक अज्ञात है तो 6 महीने के अंदर अपना दावा सिद्ध करने के लिए बोल सकता है, और 6 माह के अंदर दावेदार नहीं आएगा तो संपत्ति हो जाएगी राजगामी, राज्य सरकार के व्ययधीन हो जाएगी। इसको बोलते हैं संपत्ति का राजगामी होना, मतलब उस संपत्ति को बेचकर राज्य सरकार के पास पूरा पैसा जमा कर दिया जाएगा। संपत्ति राजगामी। कोई विनाशवर प्रकृति की है, 500 रुपए से कम की है तो मजिस्ट्रेट तत्काल उसको बेचने का उपबंध कर देगा। ठीक है, स्पीडी और नेचुरल डीके प्रॉपर्टी है तो उसको 500 रुपए से कम किया उसको तत्काल डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। 461 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पूरी सूची आपको याद होनी चाहिए। सूची दोनों में से कौन सी करनी है मैं आपको बता देता हूँ। आप एक काम कीजिए कि कौन सी कार्यवाही दूषित नहीं होती उसकी लिस्ट बना लो। 94 का आदेश कर दिया नहीं होगी, 155 का कर दिया नहीं होगी, 176 का कर दिया नहीं होगी, 187 का कर दिया नहीं होगी। 190 1 में ए और बी में कार्रवाइयां दूषित नहीं होती, सी में हो जाती है। 192 2 में नहीं होगी, 306 में नहीं होगी, 410 में नहीं होगी और 458 459। इन अपराधों में कोई मजिस्ट्रेट ने कंपिटेंट नहीं होते हुए भी कार्रवाई कर दी कि मैं जज के रूप में कार्य कर रहा था, मैं सक्षम नहीं था तलाशी वारंट जारी करने के लिए, फिर भी मैंने तलाशी वारंट जारी कर दिया, तो कार्रवाइयां दूषित नहीं होगी। यह अनियमितता है पर इसके कारण कार्रवाइयों को ऐसा नहीं है कि खारिज ही कर देंगे। ये लिस्ट याद कर देना, बाकी ऑप्शन में आएगी लिस्ट 461 वाली, तो आप अपने आप देख लेना कि ये सब वहां नहीं है। तो ये हो जाता है कि जैसे मान लो किसी में आपको 100 एंट्री याद करनी है कि ये इससे तो कार्रवाइयां दूषित हो जाती है, किसी में 20 एंट्री याद करनी है कि इससे कार्रवाइयां दूषित नहीं होती, तो नहीं होती वाली लिस्ट याद कर लो, बाकी जो बचे वो सब होती है। तो ये लिस्ट याद, हेडिंग याद होनी चाहिए और ये लिस्ट याद होनी चाहिए कि इनमें कार्रवाइयां करने से कार्रवाइयां दूषित नहीं होती। वह अनियमितताएं जो कार्रवाइयों को दूषित कर देती है। 461 में इसकी लिस्ट है, 83 है, 93 का 3 है, 106 107 108 109 110 है, 123 का 1 है, 123 का 9 है, 125 है, 133 है, 143 है, 190 1 गए है, 144 से 148 आ जाएगी और 300
260 हो जाएगी, 397, देख लेना एक बार जो भी ये कार्रवाइयां हैं। गलतिस्तान में कार्रवाई तो जब तभी अपाफ्त करेंगे जब उसके कारण न्याय नहीं हो पाया, कि मेरे यहाँ सुना जाना था, मेरी अधिकारिता मामला सुना जाना था, पास वाले न्यायालय ने गलती से सुन लिया, तो जब तक कि उस व्यक्ति के साथ न्याय नहीं हो पाया अधिकारिता बदलने से, तब तक उस कार्रवाई को अपाफ्त नहीं किया जाएगा। उसी दशा में अपाफ्त करेंगे जब न्याय नहीं हो पाया। 463 बात करती कि 164 281 के उपबंधों का अनुपालन करने का क्या प्रभाव होगा। तो सीधी सी बात है कि अगर गुनागुन पर प्रभाव पड़ा है या नहीं ये देखेंगे। गुनागुन पर प्रभाव पड़ा है तो कार्रवाइयां निरस्त कर देंगे, नहीं पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, कार्रवाइयां वैलिड रहेगी। 484 आरोप विरचित न करने या उसमें गलती और अभाव का क्या प्रभाव होगा। तो कोई प्रभाव नहीं होगा। अगर न्याय वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया तभी कार्रवाइयां प्राप्त करेंगे, अविधि मान्य मानेंगे, अन्यथा सब ओके है। ठीक है। 465 निष्कर्ष दंडादेश कब गलती, लोप, अनियमितता के कारण उलटने योग्य होगा। अगर उन ऐसी नियमितता, गलती या लोप के कारण उसके साथ न्याय नहीं हो पाया तो उलट देंगे, अन्यथा नहीं उल्टेंगे। त्रुटि और गलती के कारण कुर्की कभी भी अवैध नहीं होगी, ऐसा 466 में लिखा हुआ है। हेडिंग देख लेना। परिसीमा काल का बताता है, परिसीमा काल की हेडिंग 467 में छोड़ देना। 467 देखना कि अगर 6 माह से कम का अगर जुर्माने से दंडनीय अपराध है तो 6 माह के अंदर आपको ये परिसीमा काल किसका है, संज्ञान का। पहले तो देखना ये परिसीमा काल किसका है, संज्ञान का, कि इतने अगर जुर्माने से दंडनीय अपराध था और अपराध घटित होने से 6 महीने के अंदर आपने अप्रोच नहीं किया कोर्ट को या पुलिस थाने को, तो आपके अपराध में संज्ञान नहीं लिया जाएगा। तो जुर्माने से दंडनीय 6 महीने तक, 1 वर्ष से अनधिक के कारावास से दंडनीय अपराध है तो 1 वर्ष के अंदर आपको संज्ञान का परिसीमा काल है। 1 से 3 वर्ष के बीच है तो 3 वर्ष का है, और 3 वर्ष से ज्यादा का है तो कोई लिमिट नहीं है, कितने भी समय तक संज्ञान लिया जा सकता है। परिसीमा काल कब प्रारंभ होगा, तो आप जैसा आप पढ़ते हो लिमिटेशन एक्ट में सब वैसे ही प्रोविजन है। अपराध की तारीख से प्रारंभ होगा। पर आप तो रहते थे दिल्ली, आपके गांव में चोरी होगी, आपको तो पता ही नहीं लगा कि कब चोरी होगी। 6 महीने बाद घर आए, आपको पता लगा चोरी होगी। तो जिस दिन आपको अपराध के बारे में जहां ज्ञात नहीं है वहां अपराध किसने किया, तो जिस दिन आपको अपराध का पता लगता है, अपराधी का पता लगता है, उसी दिन से सारी कार्रवाइयों के लिए लिमिटेशन काल को काउंट करना शुरू करेंगे। 470 कुछ दशाओं में समय का अपवर्जन, जैसा लिमिटेशन का सेक्शन 15 पढ़ते हैं वैसा ही है कि अब अभियोजन स्वीकृति लेनी है। सेक्शन 12 होगा शायद लिमिटेशन का, तो सेम वैसा के वैसा ही ये 470 है। रीड आउट करने की जरूरत नहीं, अगर लिमिटेशन याद है तो। लिमिटेशन याद नहीं है तो देख लेना। जिस तारीख को न्यायालय बंद हो उस तारीख का अपवर्जन, ये किस में लिखा हुआ है, सेक्शन 4 में लिखा हुआ है लिमिटेशन में, से वैसा के वैसा ही 471 है। हेडिंग याद रखना। 472 चालू रहने वाले अपराध, सेक्शन 22 ऑफ लिमिटेशन में बता रखा होगा। कुछ दशाओं में परिसीमा काल का विस्तारण किसमें, सेक्शन 5 में। सेक्शन 5 किसको लागू होता है, अपील और ऑर्डर 21 के अलावा, दूसरे के अलावा ऑर्डर 21 से भिन्न सभी आवेदनों में, से भिन्न सभी आवेदनों में। तो फिर अगर किसी वाद का परिसीमा काल बढ़ाना है तो क्या नहीं बढ़ा सकते क्या। वाद के लिए लिमिटेशन काल बढ़ाना हो, कहाँ जाओगे, तो सीपीसी में जाना पड़ेगा, ऑर्डर 7 रूल 6, ठीक है, देख लेना वहां पर लिख रहा होगा। 474 उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण है, तो उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण में सेशन ट्रायल को फॉलो करेंगे, बस इतना सा देखना। 474 में। 475 में कोई काम की नहीं, हेडिंग देख जाना। 476 प्रारूप, हेडिंग देख जाना। प्रारूप द्वितीय अनुसूची में के सारे प्रारूप वैसे के वैसे ही लागू होंगे। द्वितीय अनुसूची में प्रारूप दे रखा है, प्रारूप कुछ चीजों का देखना, समन का प्रारूप, वारंट का प्रारूप, और वो प्रोक्लेमिनेशन का प्रारूप, डेथ वारंट का प्रारूप, 4-5 प्रारूपों को नंबर से याद करके जाना भाई। हाई कोर्ट की नियम बनाने की शक्ति, हेडिंग देखना। 477 बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो हाई कोर्ट राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से अपने बारे में नियम बना सकेगा कार्रवाइयों के बारे में। 477 कुछ दशाओं में कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जो 108, 9, 10, 145, 46 में शक्तियां दे रखी है वो न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी सौंपी जा सकती है।
जब हाई कोर्ट से राज्य सरकार को लगता है तो राज्य सरकार हाई कोर्ट से परामर्श करने के पश्चात कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां किसको सौंप सकती है? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को, जिसमें न्यायाधीश खुद व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध है। न्यायाधीश मजिस्ट्रेट को लगता है किसी मामले में मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, तो मामला का ना तो खुद विचारण करेगा, न ही कोई विचारणा सुपुर्द करेगा, अपने सीनियर को दे दो, सीनियर जिसको भेजना चाहे उसको भेज देगा। 480 कि जिस न्यायालय में आपने अधिवक्ता के रूप में, प्लीडर के रूप में विधि व्यवसाय किया, उस न्यायाधीश उस पर आप कभी भी मजिस्ट्रेट के रूप में नहीं बैठेंगे। कि जिस बार काउंसलिंग में आपका नाम रजिस्टर्ड है वहां कभी भी आप वकील के जज के रूप में काम नहीं कर सकते। दूसरा, आपका लोकल जिले में भी कभी आपकी पोस्टिंग नहीं हो सकती। 481 कि विक्रय से संबंधित लोक सेवक का संपत्ति क्रय नहीं करना, उसके लिए बोली नहीं लगाना। एक मिनट रुकना। हेलो, हाँ भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रहा हूँ, 5-10 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ नाचो गाओ आ रहा हूँ। तो संपत्ति के बारे में न तो जो लोक सेवक संपत्ति को विक्रय करवा रहा, बोली लगवा रहा, तो कोई भी लोक सेवक जो संपत्ति के विक्रय के बारे में कोई कर्तव्य का पालन कर रहा, न तो संपत्ति खरीदेगा, न उसके लिए किसी से बोली लगाएगा, न लगवाएगा। 482 हाईकोर्ट को में इनहेरेंट पावर, हाईकोर्ट की इनहेरेंट पावर, ठीक है। उसके अलावा 483 मजिस्ट्रेटों के न्यायालय पर अधिक्षण का निरंतर हाईकोर्ट प्रयोग कर सकता है, 226 227 के इक्वल है, ठीक है। यहाँ प्रशासनिक रूप से एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहा है, ठीक है। हाईकोर्ट के कर्तव्य कि उनका अधिक्षण करेगा, आर्टिकल 226 नहीं 227 के इक्वल है ये, आर्टिकल 227 हाईकोर्ट के। इसके द्वारा सीआरपीसी 1898 को निरसित किया गया था, 484 में ये बात है बस। बाकी आप इसमें कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आपको देख के जाना। एक तो 2005 का अमेंडमेंट कब से लागू हुआ, 2008 का कब से लागू हुआ, लागू होने की डेट देखना, 2013 से क्या ऐड हुआ, कब से लागू हुआ, 2018 कब से क्या क्या ऐड हुआ, क्या लागू हुआ, 4 चीजें तो ये देख के जाना, ठीक है। 2013 की शायद 3 फरवरी 2013 होगा, 18 वाला अगस्त का होगा, है ना, 11 अगस्त 2000, देख लेना एक बार, चेक कर लेना क्या क्या डेट है चारों के अमेंडमेंट की और कौन कौन से सेक्शन जो है। दूसरा, कुछ केसेस जैसे एक तो सकीरी वसू वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक आप वेस्ट बंगाल का है, गिरफ्तारी को लेकर देख लेना कौन सा केस है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ पा रहा है दिमाग में। एक जहीरा हबीबुल्ला शेख वर्सेस गुजरात का त्रुटिपूर्ण अन्वेषण को लेकर लीडिंग केस है। बाकी जमानत पे आप मोती सिंह मध्य प्रदेश राज्य का लीडिंग केस है। ऐसे कुछ केस है। मैं अभी तो अपने घर हूं, मैं जैसे ही शिफ्ट होता हूं प्रॉपर मूल पैलेस पे, तो वहां पर जाने के पश्चात मैं आपको एक दिन इसके 20-25 जो लीडिंग केस है जहां से केस आने की संभावना, वो आपको पूरे के पूरे नोट करा दूंगा। शेड्यूल से क्वेश्चन बनते हैं। शेड्यूल से इतना देख लो कि कोई अपराध है उसका एक जनरल आइडिया लो। देखो शेड्यूल याद नहीं कर सकते आज के टाइम पे, जितने भी जज एज ए टेबल वर्क करते हैं, जब कोई टेबल पे वर्क करता है तो उसको भी पता नहीं रहता कि कौन सा अपराध जमानती है नहीं है। वो खुद भी सीआरपीसी की बुक लेके बैठता है। कुछ प्रॉपर अपराध है, चोरी मर्डर वगैरह जो रेगुलर उनके सामने आते हैं उनका तो पता है, पर वो खुद खोल के देखता अपराध संज्ञेय है, अपराध जमानतीय है, अपराध मेरे द्वारा ट्राइबल है या कोई अन्य कोर्ट के द्वारा, सेशन के द्वारा, वो सारी चीजें चेक करते हैं। तो आप एक क्राइटेरिया सेट कर लो। 2 साल तक का है तो उसको प्रॉपरली जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास सुन सकता है। 2 से 6-7 साल तक का है, 5-6 साल तक का, तो आप देखना जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तक सुन सकता है। उसके बाद आप सीजेएम सेशन ट्रायल देखेंगे। तो आप एक क्राइटेरिया सेट कर लो कि मुझे वो समन ट्रायल है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को करना है, क्योंकि अपने माइनस मार्किंग तो है ही नहीं, और थोड़ा सा आइडिया से सेट करना पड़ता है, वरना 500 सारे जो अपराध हैं। या फिर आप दूसरा आइडिया ये सेट कर सकते हो कि जो मूल अपराध होता है, जैसे आप मूल अपराध की बात करें कि 302 है, 307 है, उसके बाद आप 309 को जो
उसको भी देख लेना, आत्महत्या वाला मामला है 309 वाला। फिर आप देखो 323 देखना, 325 देखना, 341 देख लेना, 351 देखना, उसके अलावा 354 वाले देख लेना, 370 देखना, 363 64 जो अपहरण व्यपहरण की धारा है उनको देखना। इन धाराओं को देख लो कि इनकी किसके द्वारा ट्राइबल है। संज्ञेय अपराध है लगभग अधिकतर नेचर संज्ञेय, जहां 2 साल से कम आ जाए वहां असंज्ञेय अपराध होता है। तो थोड़ा सा क्राइटेरिया सेट कर लेना। मूल अपराध जैसे अब रिश्ती पढ़ोगे, रिश्ती 425 में ही मूल अपराध है तो आपको 425 का ही पूछेगा। चोरी पढ़ेंगे 379 वाला ही पूछेगा, लूट पूछेगा 391 का ही। तो मूल अपराध देख लो, अब रात्रि में लूट हुई, दिन में लूट हुई, सशस्त्र हथियारों के साथ लूट हुई, वो नहीं पूछेगा, मूल अपराध का ही पूछेगा, देख लेना। ठीक है, अब ये शेड्यूल शुरू हो गया तो इस शेड्यूल में आप क्राइटेरिया सेट कर जाना थोड़ा सा, तो आपको इससे एक आइडिया आ जाएगा कि आपका आंसर को तो माइनस मार्किंग है नहीं, हमें थोड़ा सा रिस्क लेके तुक्का मारना होता है, वो सारी चीजें कर दी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज इतना ही कर पाएंगे, कल देखता हूँ समय मिलता है तो मैं क्लास तो लूंगा। देखो सीआरपीसी की क्लास की मैं व्यवस्था कर दूंगा, मैं थोड़ा सा समय मिले तो मैं हिंदी भी पढ़ा दूं, मेरा इच्छा काफी है। और मैं मटेरियल भी थोड़ा सा घर पे लेके आया था पढ़ाने में, ताकि मुझे थोड़ा सा दिक्कत ना आए, पर व्यवस्था समय की थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो जैसे मेरे को समय मिलता है मैं क्लासें शुरू कर दूंगा। 26 तक परेशानी है, 27 से प्रॉपरली क्लासें देने लग जाऊंगा। थैंक यू सो मच।